हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, दैट इज द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सबसे पहले जानते हैं कि सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट होता है अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही ज़रूरी होता है और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सेल डिवाइड करेगी। क्लियर? तो सेल हमारी 3 फंक्शन करती है जनरली। सबसे देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। पहला क्या करेगी, दैट इज सेल ग्रोथ करेगी। दूसरा क्या करेगी, सेल डिवाइड करेगी। थर्ड फंक्शन मेन होता है इसका सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है कि जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी स्किन का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। हार्ट का काम क्या है, प्योरीफाई करना, ब्लड को पंप करना, ठीक है। लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना और भी फंक्शन करना। यानी कि हर ऑर्गन के लिए हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, या इसी का मतलब है सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर फंक्शन करती है। क्लियर? डिवीजन ऑफ लेबर, इसको हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आइस की सेल जो है आंखों से हम देख सकते हैं, सुन तो नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है। जो हाँ आइस में जो सेल्स बनी है वो आइस के लिए बनी है, ठीक है। दैट मीन्स सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सेल डिवीजन में होता क्या है। ये आपका स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है। इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्लियर? ये एन था, ये भी एन था, ये बना क्या, 2n। इस जाइगोट से है क्या, ये यूनिसेलुलर ही है। इस यूनिसेलुलर से क्या होगा, सेल डिवाइड करके हम जैसे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन होगा। और क्या बनेंगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? यानी कि एक सेल से मल्टी सेलुलर, हम क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पे जाइगोट क्या है, जाइगोट यूनिसेलुलर है। हम सब कैसे बने हैं, जाइगोट से बने हैं। तो जाइगोट में ऐसा क्या क्या डिवीजन होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनकर रेडी हो जाता है, उसको देखते हैं हम। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या है। सीक्वेंशियल इवेंट है। कैसा इवेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट है। क्लियर? सीक्वेंशियल इवेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्रोसेस होती है इनमें वो एक सीक्वेंस में होती है। वो सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होगा ये क्या करेंगी, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेंगी। क्लियर? और क्या होता है इसमें, सिंथेसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे एक सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, अगर वो डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना जीनोम डुप्लीकेट करेगा, तभी तो डिवाइड होके एक के पास एक जीनोम जाएगा, दूसरे के पास दूसरा जाएगा। डीएनए की 2 कॉपीज होनी चाहिए। सिंथेसाइज इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स क्या होता है कि क्या होगा, जैसे किसी सेल के पास अपना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ईआर होगा, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ये क्या करेगा, उस डिवीजन को होने से पहले इन सबको सिंथेसाइज करेगा। क्लियर? फिर क्या करेगा, फिर
सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी टू फॉर्म डॉटर सेल। क्लियर? तो कह सकते हैं सेल डिवीजन या सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है जिसमें कि सेल का जीनोम डुप्लीकेट करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को डबल करता है या सिंथेसाइज करता है, देन उसके बाद सेल फॉर्म करता है अपनी डॉटर सेल को। क्लियर है? अब हम एक चीज और देखते हैं, ये सब किस फॉर्म में काम कर रहे हैं, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट अगर जीनोम डुप्लीकेट हो गया और सेल डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगा ना। सेल, इसके लिए हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 चाहिए, आपका गोल्गी बॉडी भी 2 चाहिए, यानी कि सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। क्लियर? तो कह सकते हैं कि सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिलकर काम करती है, जिसमें कि जीनोम का डुप्लीकेशन होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया और आपके अलग जो साइटोस्केलेटन बॉडीज हो गए, उनका डुप्लीकेशन होता है। क्लियर? देन सेल डिवाइड होके डॉटर सेल फॉर्म करती है। ठीक है? और भी कहते हैं कि सेल साइकिल में सिर्फ सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म करना ही सेल साइकिल या सेल डिवीजन नहीं होता, बल्कि इन डॉटर्स का प्रोजेनी को बढ़ाना, इसका भी फर्दर डिवीजन ये कहलाता है आपका सेल साइकिल। क्लियर? सेल है वो अपने डॉटर सेल में टूटेगी, उसकी डॉटर सेल अगेन फर्दर डिवाइड करेगी। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है? नॉट ओनली द फॉर्मेशन, सेल डिवाइडेड इनटू नॉट ओनली इनटू देयर डॉटर, इट्स डॉटर सेल फॉर द डिवाइड। क्लियर? अब आता है टाइम, कि क्या किसी भी सेल को डिवाइड होने में कितना समय लगता है। ये फिक्स, ठीक है, टाइम कितना लगता है सेल साइकिल के लिए या सेल डिवीजन के लिए। तो ऐसा बोला गया है जो ह्यूमन में है, ह्यूमन की जो सेल डिवाइड होती हैं, ह्यूमन में जो समय लगता है वो लगता है 24 आवर्स, यानी कि 1 डे। क्लियर? ये भी डिपेंड करता है सेल टू सेल। क्लियर? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और एक एग्जांपल और है ईस्ट का, देख लेते हैं। ईस्ट में लगता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में आपकी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। सेल साइकिल टाइम वेरी ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। अब हम देख लेते हैं सेल साइकिल को डिवाइड किन किन फेजेस में किया है, क्योंकि एक सीक्वेंशियल इवेंट है, इसके लिए सीक्वेंस होगा। ठीक है? पहले सेल, ऐसा तो नहीं है कि सेल है और डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी। सबसे पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगी, अपने सब्सिट्यूएंट को डुप्लीकेट करेगी। क्लियर? और ग्रोथ में बढ़ेगी, साइटोप्लाज्मा बढ़ेगा, तब जाके आपकी सेल डिवाइड होगी। तो उसके लिए क्या पूरे फेजेस होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं, स्टेप्स। तो आते हैं हम स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, सेल साइकिल। ठीक है? मान लो एक ये सेल है। क्लियर? इस सेल को डिवाइड किया गया है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। इसको डिवाइड किया गया है मेनली 2 फेजेस में। दिस इज दी, ये पूरा फेज आपका कहलाता है इंटरफेज, ये कहलाता है एम फेज। क्लियर? तो लिख लेते हैं इसको, किस में डिवाइड किया गया है आपका, इंटरफेस में
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल प्रिपेयर हो रही है अपने डिवीजन के लिए, तो इसको हम और कह सकते हैं प्रिपरेटरी फेज और रेस्टिंग फेज। क्लियर? एम फेज में क्या है, यहाँ पे आपका डिवीजन स्टार्ट हो जा रहा है और इसको कहते हैं डिवीजन फेज। क्लियर? इंटरफेस में आप देख रहे हो कि इसने ज़्यादा स्पेस घेरा हुआ है, मतलब क्या है, जो 95% होता है समय वो किस में लगता है, सेल की प्रिपरेशन में, कि सेल को रेडी होना है उसके डिविजन्स के लिए। क्लियर? और 5% आपका समय जो लगेगा वो लगेगा डिवीजन फेज में, यानी कि इतना तामझाम करने के बाद सिर्फ 5 मिनट लगेगा और सेल डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज होनी होती है तो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं 4-5 महीने पहले से। ठीक है, तो यही जो प्रिपरेशन होती है इसको ही हम सेल डिवीजन में कहते हैं कि भाई शादी तो एक दिन में होनी है, लेकिन उसके लिए तैयारियां हमें बहुत पहले से करके रखनी पड़ती है। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल को डिविजन्स के लिए उसको हम कहते हैं इंटरफेस। एम फेज यहाँ पे डिवाइड होके सेल 2 में डिवाइड हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस इंटरफेस को भी डिवाइड किया गया है G1 फेज में, S फेज में सीक्वेंस यही होगा, एंड आपका G2 फेज में। क्लियर? एम फेज क्यों कहा है, क्योंकि माइटोटिक डिविजन्स होगा। ठीक है, डिविजन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, अभी हम एम फेज में देखते हैं, वो बाद में फर्दर देखेंगे। यहाँ पे क्या है, इंटरफेस था, सेल साइकिल को इंटरफेस और एम फेज में डिवाइड किया। प्रिपरेटरी फेज में भी, अब हम अगर इसको इंटरफेस लिखते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं, इसके अंदर भी कितने फेजेस आते हैं आपके, ये आपका G1 फेज हो गया, ये आपका S फेज हो गया और ये G2 फेज हो गया। ये आपका सारा क्या था, ये सारा आपका इंटरफेस था। क्लियर? एम फेज में आते हैं, तो एम फेज में 2 में डिवाइड किया गया है। क्लियर? इसको डिवाइड किया है कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। क्लियर? कैरियो मीन्स क्या होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यहाँ पे न्यूक्लियर डिविजन्स होता है। साइटो मीन्स सेल या साइटोप्लाज्मा, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा या सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे सेल डिवाइड होती है। अब इस कैरियोकाइनेसिस को भी 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर? अगर हम यहाँ पे लिखें एम फेज को भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड किया गया है। अगर ब्रॉडली देखें तो ये आपका साइटोकाइनेसिस था। ठीक है, इस कैरियोकाइनेसिस को के लिख देते हैं, कैरियोकाइनेसिस को भी डिवाइड किस में किया गया है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में एंड टीलोफेज में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि सेल साइकिल में जो सबसे लॉन्गर फेज होता है वो कौन सा होगा, तो इंटरफेस होगा। दोनों में से किस फेज में ज़्यादा समय लग रहा है, ये पूरा इंटरफेस है। ठीक है, G1 से G2 तक पूरा ये फेज जो है इंटरफेस में, तो लॉन्गर फेज आपका एम फेज में या इंटरफेस में जो लॉन्गर फेज होता है वो किसका होता है, आपका इंटरफेस का होगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है
कि इन सारे फेजेस में G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और आपका साइटोकाइनेसिस में सबसे लॉन्गर पीरियड किसका होता है? तो उसमें जो लॉन्गर पीरियड होता है वो किसका होता है? G1 का। क्लियर? सबसे लॉन्गर फेज यही होता है। क्लियर? इंटरफेस में वैसे ब्रॉडली देखें तो इंटरफेस का, अगर इस इंटरफेस में भी देखें या पूरे फेजेस में देखें तो G1 सबसे लॉन्गर फेज होता है। फिर से देख लो, ये है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल को दो में डिवाइड किया गया है क्योंकि सेल को पहले रेडी होना होगा तब जाके सेल डिवाइड होगी। जो इसका प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज है, जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रही है, उसको हम कहते हैं इंटरफेज, और जहाँ पे सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो रही है उसको कहते हैं एम फेज। क्लियर? अब इसके इंटरफेस को भी डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, G, S, G2। क्लियर? G1 फेज G1 फेज को ग्रोथ फेज कहते हैं, S को सिंथेसिस फेज कहते हैं, G2 को ग्रोथ फेज कहते हैं। अभी आगे देखते हैं। एम फेज को दो में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में। ठीक है? इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है। एम फेज को एक कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिकल फेज। ठीक है? क्यों कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिकल फेज? क्योंकि इसमें बहुत सा ड्रामा देखने को मिलता है। आपको डुप्लीकेशन हो रहा है, उसका डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, फिर क्रोमेटिड से अलग हो रहे हैं, मतलब बहुत छोटे से समय में बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं ड्रामेटिकल फेज। नाउ वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरफेस और प्रिपरेटरी फेज से। क्लियर? Now we are coming to the interface. इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं? प्रिपरेटरी फेज से। क्लियर? ये आपका सारा कौन सा फेज था? एम फेज था। ठीक है? मान लो एक सेल है, यहां से स्टार्ट हुई सेल, यहां से सॉरी, यहाँ पे सेल थी, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई डिवीज़न, और यहाँ पे आके दो में डिवाइड हो गई। क्लियर? फिर आपका G1 फेज में आया, इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज और रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि यहाँ पे जो है आपका पूरी सेल इनएक्टिव होगी, पड़ी रहेगी, कोई काम नहीं करेगी। सेल अपना काम करेगी एक्सेप्ट डिवीजन, यानी कि यहाँ पे रेस्टिंग फेज का मतलब होता है नो सेल डिवीजन, बट सेल जो होगी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, इवन मोस्ट एक्टिव हो जाती है। ठीक है? रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, अपना काम करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करेगा, गोल्गी बॉडी अपना काम करेगी, एक्सेप्ट द सेल डिवीजन, केवल सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पे देखो एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, तो ये क्या हो रहा है? माइटोटिक, कोई सेल माइटोटिक डिवीजन पे फिनिश हो, यहाँ पे डिवाइड हुई, दोबारा एंटर किसमें कर रही है? G1 फेज में, तो इसको हम कह सकते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज। क्लियर? पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों? क्योंकि जब कोई सेल, ये जो प्रोसेस है वो रेगुलर चलती रहती है, यहाँ पे एक सेल बनी, सेल तभी एंटर करेगी जब यहाँ पे इसका पोस्ट माइटोटिक फेज फिनिश हो जाएगा, तो इसको हमने कह दिया पोस्ट माइटोटिक फेज। एस का मतलब होता है सिंथेटिक फेज। अब ये G1 प्रोसेस कब हो रही है? इस सिंथेसिस से पहले हो रही है, तो इसको और कह सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज।
क्लियर? ठीक है, रेस्टिंग फेज का मतलब ये नहीं कि सेल इनएक्टिव होगी पूरी तरीके से, केवल सेल डिवीजन नहीं होगा उसमें, सेल डिवीजन इनएक्टिव होगा, बाकी जो प्रोसेस है मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी। ठीक है, इसको क्योंकि ये पोस्ट माइटोटिक के बाद हो रही है जीवन फेज, इसीलिए इसको कह दिया पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक है, और सिंथेटिक फेज से पहले है। ठीक है, पहले सिंथेटिक फेज के पहले है, इसीलिए इसको कह दिया प्री सिंथेटिक फेज। सबसे लॉन्गर फेज है, लॉन्गर फेज ऑफ इंटरफेज एज वेल एज ऑफ होल साइकिल। ठीक है, ये इंटरफेस का ही लॉन्गर फेज नहीं है, बल्कि पूरी साइकिल में अगर हम सारे फेजेस में देखें तो सबसे बड़ा फेज कौन सा है, जीवन फेज है। क्लियर? इसमें भी क्या होता है, जीवन फेज भी डिपेंड करता है सेल टू सेल। जैसे कि कोई सेल फास्ट डिवीजन कर रही है तो उसका जीवन कैसा होगा, शॉर्ट होगा। फास्ट डिवाइडेड सेल है तो उसका जीवन कैसा होगा, जीवन फेज जो होगा वो शॉर्ट होगा। क्लियर? ऊपर का रफ कर दे। ठीक है, अगर किसी का स्लो डिवाइडेड सेल है तो उसका क्या होगा, जीवन फेज बड़ा होगा। ठीक है, ये तो हुई एक जनरल बात। अब हम इसमें देखते हैं कि इस जीवन फेज में क्या सिंथेसिस हो रही है, क्या प्रिपेयर कर रही है। तो सबसे पहले इवेंट्स क्या हो रहे होते हैं इसमें, इवेंट्स। ठीक है, इसमें अमीनो एसिड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? अमीनो एसिड बन रहा है मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। क्लियर? प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में इसमें जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेल, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज फॉर्म्ड या डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट होते हैं मतलब दूसरे दूसरे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उनका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या हुआ इवेंट्स में, अमीनो एसिड बन गया, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गए, प्रोटीन से क्या बनते हैं, आपका प्रोटीन का जब आरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनते हैं। बैक में जाओ, क्या बनेगा यहाँ पे, आरएनए फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब आरएनए से हमको क्या करना है, मेन फोकस हो रहा है हमारा डीएनए बनाना, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए से पहले क्या बनता है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो जीवन फेज में क्या होता है, जीवन फेज में आपका अमीनो एसिड बनना शुरू होता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन बनेगा तो आरएनए, आरएनए क्योंकि डीएनए में कन्वर्ट होना है, यानी कि यहाँ पे क्या होना है, डुप्लीकेशन होना है आपका डीएनए का, रेप्लिकेशन होना है तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, क्योंकि उसकी बेसिक तो न्यूक्लियोटाइड है, तभी डीएनए बनेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली फॉर्म हो जाती एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। ये थ्री यहाँ पे फॉर्म नहीं होती हैं आपकी जीवन फेज में, बाकी और ऑर्गेनेलीज आपका स्टार्ट होना, डुप्लीकेट होना, सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द एस फेज। इस फेजेस को याद करने के लिए एक ट्रिक है, दैट इज GS-GM, यानी कि जीवन ग्रोथ फेज था। ठीक है, ग्रोथ फेज में ही आपका गैप, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको ग्रोथ 1 फेज कहते हैं और गैप 1 फेज कहते हैं। ठीक है, और मैंने बता ही दिया आपको क्या कहते हैं,
पोस्ट माइटोटिक फेज और सिंथेटिक फेज। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जनरल स्टडी, जब जनरल स्टडी करोगे तभी जीएम बनोगे, जनरल मैनेजर बनोगे। तो जीएस जीएम यानी कि जीएस जीएम, एम यानी कि माइटोटिक फेज। इसको याद करने की ट्रिक है, पीएम आता होगा, पीएम मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर, पीएम आता, एटी। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड फेज, दैट इज द एस फेज। एस फेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंथेटिक फेज। ठीक है, वहाँ पूरे इंटरफेस को हमने वो नहीं कहा था, पोस्ट माइटोटिक, वहाँ पे G1 कर लेना पीछे ब्रैकेट में। क्लियर, यानी कि जी को हम ग्रोथ 1 फेज और गैप 1 फेज कहते हैं। आपका क्या कहेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज कहेंगे या प्री सिंथेटिक फॉर्म। अब नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड फेज ऑफ इंटरफेस, दैट इज द एस फेज, सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। इसको रफ कर देते हैं अब हम। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर सेम होंगे। ठीक है, बट कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि आपका डीएनए कंटेंट डबल। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सेल थी, ठीक है, लास्ट की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, क्रोमोसोम्स के 2 फॉर्म थे, मोनाड फॉर्म और डायाड फॉर्म। ये आपका क्या है, ये कौन सी स्टेज है, डिवीजन से, रेप्लिकेशन से पहले की स्टेज है। इसको हम क्या कहते थे, मोनाड फॉर्म कहते थे। ठीक है, यहाँ पे आपके क्रोमेटिड कितने हैं, एक ही क्रोमेटिड है। एक्सिस मतलब जो जो डीएनए मटेरियल होगा इसके अंदर कितना होगा, एक ही होगा। क्लियर, इसके अंदर डीएनए का है कंटेंट भरा हुआ है क्रोमोसोम्स के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे हम एन कितना है क्रोमोसोम्स, यहाँ पे अगर हम क्रोमेटिड देखें, वैसे जो डिवीजन से पहले के फेजेस में होते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, ना कि क्रोमोसोम्स। फिर भी हम मान लेते हैं कि क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, एक है। क्लियर, और इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, डीएनए कंटेंट को आप जैसे किलोग्राम सब्जियां लेने जाते हो, किलोग्राम में लेने जाते हो, वैसे डीएनए कंटेंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं हम, डीएनए कंटेंट को मेज़रमेंट करते हैं पिकोग्राम से, पीजी, पिकोग्राम। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये क्रोमेटिड देखें तो कितने क्रोमेटिड है, एक ही एक्सिस है तो एक क्रोमेटिड होगा। यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना है, ये भी आपका सिंगल है। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, इसका रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे, एस फेज में। एस फेज में क्या होता है, ये सेल है मान लो, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स का क्या होता है, नंबर सेम होता है, लेकिन ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किस फॉर्म में, डायाड फॉर्म में। बिफोर रेप्लिकेशन ये मोनाड फॉर्म में था। अब यहाँ पे अगर हम डीएनए मटेरियल देखें, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स एक है लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया है, मोनाड से डायाड में हो गया है, ये एक ही क्रोमोसोम्स। क्लियर, इसके अंदर आपका डीएनए भरा हुआ है। क्लियर, और इसके अंदर अगर हम क्रोमेटिड देखें, कितने क्रोमेटिड हो गए, एक ये और एक ये क्रोमेटिड। कितने क्रोमेटिड, इसके अंदर एक क्रोमेटिड था, इसके अंदर कितने क्रोमेटिड हो गए, दो। यानी कि जो इस क्रोमेटिड के अंदर डीएनए मटेरियल भरा था वो कितने हो गए, दो, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा,
एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर अंदर जो डीएनए का मटेरियल होता है इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, मोनाड से डायाड में चला गया, लेकिन क्या हुआ, जो इसका डीएनए कंटेंट था वो बढ़ गया, यानी कि डबल हो गया। सी को अगर हम लिखें तो वो दोगुना हो गया। क्लियर? डीएनए कंटेंट डबल हो गया, यहाँ पे एक था, यहाँ पे दो हो गया। क्लियर? इतना क्लियर है? तो इस फेज के अंदर क्या होता है, जनरली इस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है? क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम्स यहाँ सेम है, बस उसने अपना फॉर्म बदला है। ठीक है? क्योंकि हमारे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन से पहले इस फॉर्म में पाए जाते हैं, जब वो रेप्लिकेशन में जाते हैं तो अपना शेप डायड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उनके अंदर डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है? साइंटिस्ट ने इसको कहा था इनविजिबल फेज। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरफेस में किस फेज को इनविजिबल फेज कहा जाता है, या इनविजिबल फेज किसे कहा जाता है। इनविजिबल फेज एस फेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आपका रेप्लिकेशन होता है, लेकिन ये सेल के अंदर हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है? ऐसा क्यों कह रही हूँ? साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि ये हम माइक्रोस्कोप से या सेल के अंदर हम नहीं देख सकते ऐसा सच, कि जैसा हमने डायग्राम में बनाया है ऐसा दिखेगा। तो पता कैसे चला, क्वेश्चन उठता है कि पता कैसे चला का डीएनए का जो मटेरियल है वो डुप्लीकेट हुआ है। तो पता कैसे चलेगा? इसी पिकोग्राम से। ठीक है? पिकोग्राम से यहाँ पे देखा था इन्होंने कि बिफोर रेप्लिकेशन यहाँ पे जो डीएनए का कंटेंट था वो कम था, और यहाँ देखा जब उसको वेट किया तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट ज़्यादा निकला। तब इन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे रेप्लिकेशन होके ऐसा होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। और क्या प्रोसेस होगी इसके अंदर? इसके अंदर सेंट्रियोल भी डिवाइड होगा। ठीक है? सेंट्रियोल फॉर्म्ड होगा। ये सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर है? अब क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, इसी फॉर्म में तो नहीं पड़ा रहेगा, वो आगे जब डिवीजन फेज में होगा सेल की तरह उसको सेल पैकेजिंग प्रोटीन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे और क्या होना चाहिए? आपका हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म्ड होंगी। क्लियर? क्या क्या हुआ यहाँ पे? डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम्स के नंबर तो सेम थे, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो गया। ठीक है? सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होगा, और हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि जब डीएनए डबल हो रहा है तो उसको पैकेजिंग करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए, तो हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे बन गई। नाउ वी आर कमिंग टू द ग्रोथ फेज 2। इसको सिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ डीएनए सिंथेसिस हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड फेज, दैट इज G2 फेज। फिर डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल सा। G1 था, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे G1 सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको बड़ा बनाते हैं। S हो गया, G2 हो गया, ये M फेज हो गया। ठीक है? हमने इस G1 फेज को क्या कहा था? ग्रोथ फेज 2 कहा था, ग्रोथ फेज 1 कहा था G1 को। इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ फेज 2। और गैप 1 फेज। क्लियर? इसको कहेंगे ग्रोथ फेज 2 और गैप 1 फेज। और क्या कह सकते हैं? यहाँ से हो रहा है ना। ठीक है? अगर हम देखें तो किसके बाद हो रहा है ये? वहाँ पे जैसे पोस्ट था, ये इस माइटोटिक फेज से पहले की प्रोसेस हो रही है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं प्री माइटोटिक फेज। क्यों कहा? क्योंकि जैसे जीवन
माइटोटिक के बाद हो रहा था, ये G2 जो है इससे पहले हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको हमने कह दिया प्री माइटोटिक फेज। और S के बाद यानी सिंथेटिक फेज के बाद हो रहा है, क्लियर, तो इसको हमने कह दिया पोस्ट सिंथेटिक फेज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर मेन क्या होता है, विंस जो चलते हैं वो कौन से चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस, ये फॉर्म्ड होना स्टार्ट होते हैं और प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा ही, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद हमारी सेल अब जाएगी एम फेज में। अब हम कल देखेंगे एम फेज में क्या हुआ, ठीक है। ये हमारी बात हुई थी इंटरफेस, आज हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। कल एक टर्म आएगा जी नॉट, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज या क्विसेंट फेज। ये क्या होता है, इसको हम कल देखेंगे क्यों होता है, ठीक है, रेगुलेशन कैसे होता है इस सेल साइकिल की, इसके बारे में हम कल बताएंगे, ठीक है। एक जनरल देख लो, जीवन में क्या होता है, आपका स्टार्ट हो रहा है, कभी होता क्या है, जैसे सेल के अंदर पर्टिकुलर काइनेज एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो इनको रेगुलेट करती है। अगर उनका अमाउंट कम हुआ तो सेल क्या होता है, डिवीजन से बाहर चली जाती है, ठीक है। इस टाइप से इसके अंदर एरो बनता है, ठीक है। होता क्या है, जब सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट या प्रोटीन की कमी होती है, वो कल बताया जाएगा कि रेगुलेशन कैसे होता है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो सेल क्या करती है, क्विसेंट फेज में चली जाती है, इनएक्टिव फेज में चली जाती है, जहाँ उसका डिवीजन स्टॉप हो जाता है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वो कभी भी दोबारा अपने डिवीजन फेज में आ सकती है। जहाँ पे इनएक्टिव फेज में चली जाती है उसको हम कहते हैं जी नॉट फेज या क्विसेंट फेज, क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे इसके एम फेज को और थोड़ा सा इसका रेगुलेशन ऑफ साइकिल, कौन इसको मेंटेन करता है, मैनेज करता है, क्यों सेल साइकिल इस फेजेस में रेगुलेट होती हैं, क्लियर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।